हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं इस वीडियो में 2024 की एक लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करने जा रही हूँ जो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो फॉर इन डेप्थ क्लैरिटी काइंडली वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस का टाइटल है सुकन्या सांता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो जैसा कि हम एंशियंट पीरियड में देखते थे, कास्ट सिस्टम के बेस पे वर्क डिवाइड होते थे, यानी कि जो लोगों के प्रोफेशंस हैं वो कास्ट के बेस पे दिए जाते थे। जैसे कि जो ब्राह्मण्स हैं वो प्रीचिंग और टीचिंग का काम करते थे, क्षत्रियास थे वो सोल्जर्स होते थे, वैश्यास जो क्लास होती थी वो बेसिकली बिजनेस क्लास होती थी, और जो लोअर क्लास होती थी जिन्हें हम शूद्रास कहते थे वो बेसिकली छोटे तबके के काम करते थे, जैसे कि टॉयलेट क्लीनिंग और झाड़ू लगाना, साफ सफाई का काम, ये सब शूद्रास को अलॉटेड था। तो क्या आप सोच सकते हैं कि आज भी इंडिया में बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो वर्क डिवाइड हो रहा है लेबर्स में वो कास्ट के बेस पे हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडियन प्रिजन्स की। इंडिया में इंडियन प्रिजन्स में बहुत से ऐसी चीज़ें देखी गई हैं कि जो कास्ट के बेस पे है वो वर्क डिवाइड किया जा रहा है। जब कोई भी इंडिविजुअल एक्यूज्ड होता है, उस पर ट्रायल चलता है, फिर उसको कोर्ट सज़ा देती है, तो ये सब उसकी सज़ा मिलने तक उसको आईपीसी, सीआरपीसी जैसे लॉज से गवर्न किया जाता है। लेकिन जब उसको सज़ा मिल जाती है, वो इम्प्रिजनमेंट उसे मिल जाती है, वो प्रिजन में चला जाता है, जेल चला जाता है, उसके बाद जो भी उस पर रूल्स लगते हैं, यानी कि उसकी हेल्थ से रिलेटेड, उसकी सैनिटेशन, वो क्या काम करेगा, क्योंकि जब जो लॉन्ग टर्म जिन भी एक्यूज को लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट मिलती है तो उनको जॉब्स भी करनी पड़ती हैं जेल के अंदर रहकर ही, और उसके लिए उनको पे भी मिलता है, पे भी करती है गवर्नमेंट। तो क्या उन्हें जॉब्स मिलेगी, किस टाइप्स की जॉब मिलेगी, क्या उनका फूड होगा, ये सारी चीज़ें प्रिजन मैनुअल से गवर्न होती हैं। तो प्रिजन जो है वो एक सेकंड लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में लिस्ट 2, जिसे हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, उसमें फॉल करता है। उसकी एंट्री 4 में प्रिजन रिफॉर्मेटरीज जैसी चीज़ें फॉल होती हैं, यानी कि जो भी प्रिजन मैनुअल है वो स्टेट गवर्न करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब स्टेट गवर्न करेगी तो हर एक स्टेट का अपना एक अलग प्रिजन मैनुअल होगा, जिसके अकॉर्डिंग उस स्टेट के अंदर जितनी भी प्रिजन होंगी वो गवर्न होंगी। तो ये चीजें देखने को मिली। लेकिन कुछ चलिए इस फैक्ट्स पे आते हैं इस केस के। जो सुकन्या सांता थी वो जर्नलिस्ट द वायर में काम करती हैं। तो उन्होंने कुछ रिसर्च किया इंडियन प्रिजन में, हर स्टेट की अलग प्रिजन में जाके उन पे रिसर्च की, इन्वेस्टिगेशन की कि क्या किस तरीके से लोग रह रहे हैं, क्या जॉब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इस सारी रिसर्च के बाद तो उनको काफ़ी तरह के डिस्क्रिमिनेशन मिले जो प्रिजन में हो रहे थे। और वो क्यों हो रहे थे? ऑब्वियसली उस स्टेट की, पर्टिकुलर स्टेट की प्रिजन मैनुअल में ऐसे प्रोविजंस थे जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे कास्ट के बेस पे। तो जब ओवरऑल रिसर्च के बाद क्या पाया गया कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो बेसिकली 3 टाइप्स का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो जो पहला डिस्क्रिमिनेशन था वो वर्क अलॉटमेंट के ऊपर था कि कौन सी कास्ट कौन सा काम करेगी, यानी कि जैसे मैंने बताया अंदर जॉब करते हैं लोग, काम करते हैं जिसके लिए उन्हें पे मिलता है, तो वो क्या काम करेंगे, तो वो कास्ट के बेस पे डिवाइड हो रहा था। काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स थे, एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इन सब में। तो क्या देखा गया कि जो छोटे काम हैं, या जो सीवेज क्लीनिंग, टॉयलेट क्लीनिंग, इन सब के जो काम हैं वो लोअर कास्ट, यानी कि SC ST या जो भी उस पर्टिकुलर स्टेट में एज अ लोअर कास्ट नोटिफाई हैं उनको करने पड़ेंगे, उनके लिए ही रखे गए थे। और जो अपर कास्ट थी, बेसिकली जो ब्राह्मण कास्ट थी, उनको स्कॉलर्स वर्क दिए थे। जैसे कि हर प्रिजन में हम देखते हैं कि लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ होती है कि किसी भी कन्विक्ट को या किसी भी प्रिजनर को अगर लाइब्रेरी में अगर उसको पढ़ने का शौक है तो वो पढ़े। तो लाइब्रेरी का मैनेजमेंट जो था वो अपर कास्ट करेगी, खाना बनाने का काम अपर कास्ट करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अपर कास्ट करेगी। तो इस तरीके से वर्क डिवाइड थे। तो ये फर्स्ट टाइप का डिस्क्रिमिनेशन देखा गया जो वर्क का सेग्रीगेशन कर रहा था, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर कर रहा था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। जो सेकंड टाइप का डिस्क्रिमिनेशन देखा गया वो सेग्रीगेशन ऑफ लेबर देखा गया, और ये बेसिकली तमिलनाडु स्टेट में देखा गया, जिसमें कि उन्होंने बोला कि जो लोअर कास्ट होगी उस स्टेट की, उनको बैरेक्स में रखेंगे। बैरेक्स मतलब क्लोज्ड कैप्टिव एरियाज में रखेंगे, और जो उस स्टेट की अपर कास्ट होगी उनको खुला छोड़ेंगे, यानी कि उनको सेपरेट रखेंगे। तो ये एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन था जिसमें सेग्रीगेशन कर रहे थे कास्ट का, कि पर्टिकुलर कास्ट को बैरेक्स में रखेंगे और दिस कास्ट को जो है सेपरेट रखेंगे। तो ये सेकंड टाइप का डिस्क्रिमिनेशन था।
और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये 2014 में मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज्ड भी हुआ था, जिस जजमेंट का नाम है सी आरुल वर्सेस द सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट 2014। ये जजमेंट है, इसमें ये पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेशन चैलेंज हुआ था, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने इस जो ये सेग्रीगेशन किया है इसको वैलिड बोला था। और उन्होंने रीजन क्या दिया था कि जो भी जो सेग्रीगेशन है ये वैलिड है, क्योंकि जो कुछ कम्युनिटीज होती हैं जिनके अंदर भेदभाव बढ़ जाता है, उनमें लड़ाई झगड़े होने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं, इसीलिए हमने इनको सेपरेट रखा है और जो लोअर कास्ट है उनको बैरेक्स में रखा है। तो ये रीज़न दिया था और ये उन्होंने सही ठहराया था एक तरह से। कौन सी जजमेंट थी? सी आरुल वर्सेस द स्टेट द सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। थर्ड टाइप का जो डिस्क्रिमिनेशन था वो बेसिकली हैबिचुअल ऑफेंडर के डेफिनेशन से कुछ कास्ट को टारगेट कर रहा था। अब देखिए इसमें क्या था, कुछ स्टेट के प्रिजन मैनुअल में ओपन प्रिजन नाम का कॉन्सेप्ट होता है। ओपन प्रिजन मतलब कि कुछ जो भी प्रिजनर्स होते हैं उनको कुछ फैसिलिटीज दी जाती हैं कि वो खुला रह सकते हैं, यानी कि उनको क्लोज प्लेस में नहीं रखेंगे, वो खुला कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि अगर जिसको लाइब्रेरी में जाना है लाइब्रेरी में जाके बैठे, या कुछ और उनको काम करना है तो वो काम करे, लेकिन वो बस पूरे प्रिजन की जो बाउंड्री है उनसे बाहर नहीं जा सकते, जो मेन बाउंड्री होती है, बाकी वो उनको क्लोज्ड बैरिक्स में नहीं रखा जाता। तो ये ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट था कि ये फैसिलिटी दी जाएगी। लेकिन ओपन प्रिजन से आप समझ सकते हो ये फैसिलिटी किन लोगों को दी जा सकती है, जिनका कंडक्ट अच्छा हो, जो सारे ही प्रिजन मैनुअल के रूल्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, ये तो होंगे ही। लेकिन जो थर्ड क्लास थी जिसको ये फैसिलिटी मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, उन्होंने जो एक्सक्लूड की थी क्लास जिसको ये ओपन प्रिजन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, वो हैबिचुअल ऑफेंडर की क्लास थी। हैबिचुअल ऑफेंडर से आप समझ रहे हो जो बार बार क्राइम कमिट करते हैं और उनका कन्विक्शन होता है। अब आप सोच रहे होगे ये तो अच्छा ही है कि जो अच्छे लोग हैं, अच्छा अबाइड कर रहे हैं सारे रूल्स से, तो उनको ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, और जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उनको क्यों ही मिलनी चाहिए। लेकिन फर्दर आप जब हैबिचुअल ऑफेंडर्स की उन्होंने क्या डेफिनेशन रखी है वो डिस्क्रिमिनेटरी है। अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो हैबिचुअल कुछ स्टेट्स के प्रिजन मैनुअल्स में क्या पाया गया कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर की डेफिनेशन है उनमें फर्स्ट चीज ये है कि जो 3 से ज्यादा ओकेजन में जिनकी कन्विक्शन हो रही है वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। सेकंड, उन्होंने क्या बोला कि जो डी नोटिफाइड कम्युनिटीज होती हैं वो भी हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, भले ही उन्होंने 3 या 3 से ज्यादा बार क्राइम कमिट ना किया हो या उनका कन्विक्शन ना हुआ हो, बस वो डी नोटिफाइड कम्युनिटी हैं। दैट इज द रीजन टू exclude them from the facility to provide open prison। तो ये एक चीज थी। अब आप डी नोटिफाइड कम्युनिटीज से क्या समझते हैं? देखिए जो डी नोटिफाइड कम्युनिटीज का क्या हिस्टोरिक क्या स्टोरी है, इनकी कहाँ से आया है। डी नोटिफाइड कम्युनिटीज क्या होती हैं? एक तो ये सबसे वल्नरेबल ट्राइब होती है, या कम्युनिटी बोलो, ट्राइब ही होती है बेसिकली। तो अंग्रेजों के टाइम पे क्या हुआ था कि अंग्रेजों के टाइम पे एक एक्ट पास किया था ब्रिटिश पीपल ने, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। इसमें इन्होंने कुछ नंबर ऑफ कम्युनिटीज को नोटिफाई किया था एज अ बॉन्ड क्रिमिनल, यानी कि उस एक्ट के तहत उन्होंने कास्ट बता दी, ये कास्ट है, ये बॉन्ड क्रिमिनल्स मानी जाएंगी, यानी कि ये ऑलरेडी क्रिमिनल हैं। तो देखिए एक तो यही अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी हो गया कि तुम अगर मान लो 100 लोगों की कोई कास्ट है, उसमें से 40% जो है वो फ्रीक्वेंटली क्राइम करते हैं कमिट, लेकिन बाकी नहीं करते हैं। उस वजह से तुम पूरी कम्युनिटी को नोटिफाई कर दो एज अ बॉन्ड क्रिमिनल और उनको फिर फैसिलिटी ना दो, या जो भी फैसिलिटी या प्रिविलेज के हकदार हैं उनको वो उस फैसिलिटी से एक्सक्लूड कर दो। तो ये अपने आप में ही एक डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था, एक लॉ आया था, एक एक्ट आया था जिसमें इनको डी नोटिफाई कर दिया था। तो तब से ये जो ट्राइब है या जो ये कम्युनिटी है जिनको ब्रिटिश पीपल ने नोटिफाई किया था, बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद इनको डी नोटिफाइड कर दिया था, तो ये डी नोटिफाइड कम्युनिटीज कहलाने लगी। तो ये तब के लिए बनाया गया था और
जो भी रीजंस रहे होंगे, ब्रिटिश पीपल ने जो भी रीजन से पास किया होगा लॉ, तो अब देखिए इस इंडिपेंडेंस के बाद ये चीज़ हट चुकी थी, लेकिन आज भी कई प्रिजन मैनुअल्स में ये पाया गया कि डी नोटिफाइड कम्युनिटीज़ को काफ़ी सारी फैसिलिटीज से एक्सक्लूड किया जा रहा है। जैसे कि उनको ओपन प्रिजन की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, भले ही उन्होंने 3 या 3 से ज़्यादा बार उनका कन्विक्शन हुआ हो या नहीं हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट बिकॉज दे आर डी नोटिफाइड कम्युनिटीज़, उनको ओपन प्रिजन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर के नाम पे एक तरह से टारगेट किया जा रहा है पर्टिकुलर कम्युनिटीज़। तो ये थर्ड टाइप का डिस्क्रिमिनेशन जो था वो रिसर्च से सामने आया। तो आई होप आपको ये 3 जो टाइप्स थे डिस्क्रिमिनेशन के, वो आपको समझ में आए होंगे। फर्दर रिसर्च के बाद जो भी डिस्क्रिमिनेशंस थे वो आर्टिकल में पब्लिश किए गए सुकन्या शांता ने, जिसका टाइटल था आर्टिकल का फ्रॉम सेग्रीगेशन टू लेबर, मनुज कास्ट लॉ गवर्न्स द इंडियन प्रिजन सिस्टम, और ये पब्लिश हुआ था दिसंबर 2020 में। तो लेकिन सुकन्या शांता ने इसके साथ ही रेट पेटिशन फाइल की अंडर आर्टिकल 32, जिसमें वो चाहती थी कि जो भी प्रिजन मैनुअल्स में ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस हैं टारगेटिंग पर्टिकुलर कम्युनिटीज़, और जो डिवीजन है लेबर का और सेग्रीगेशन है जो कास्ट प्रिजनर्स का, वो हटाया जाए, यानी कि वो रिपील किया जाए। तो जो ये 3 टाइप्स के जो डिस्क्रिमिनेशन थे, उन्हीं पे सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच ने इश्यूज फ्रेम किए। तो जो 3 जज बेंच थे वो जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे, उसमें जस्टिस मनोज मिश्रा थे, जस्टिस JB पारदीवाला थे। तो फर्स्ट जो इशू था वो यही था, वेदर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो प्रिजन में हो रहा है वो वायलेटिव है या नहीं। सेकंड, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो टारगेट कर रहा है डी नोटिफाइड ट्राइब्स को, वो वायलेटिव है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं। और थर्ड, जो मॉडल प्रिजन मैनुअल जो यूनियन गवर्नमेंट ने फॉर्म की, देखिए जब प्रिजन जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली जो यूनियन गवर्नमेंट है वो एक मॉडल मैनुअल बनाएगी, जिसके बेस पे अलग अलग स्टेट अपना अपना प्रिजन मैनुअल बनाएंगे। तो थर्ड में यूनियन के मॉडल प्रिजन मैनुअल की बात की गई थी कि वो डिस्क्रिमिनेटरी है या नहीं है, उसमें क्या क्या चेंजेस आने चाहिए या नहीं। तो जो सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच है उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डिवीजन है लेबर का और जो सेग्रीगेशन है लेबर का, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला। और जो ये CR रूल वर्सेस द सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट मद्रास हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, जिसमें इन्होंने सेग्रीगेशन ऑफ जो प्रिजनर्स हैं जिनको लोअर कास्ट, जिसमें लोअर कास्ट को सेपरेट बैरक्स में डाला था, उसको जो वैलिड बोला था इस जजमेंट में, उसको ओवर रूल कर दिया और बोला कि इस बेस पे आप ऐसे कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि जो 2 कम्युनिटीज़ हैं उनमें जो है वो हिंसा बढ़ सकती है या भेदभाव होते हैं, क्लैशेस अराइज हो सकते हैं, इस वजह से उनको सेपरेट बैरक्स में या अलग अलग रखा है। स्पेसिफिकली ये लोअर कास्ट को ज़्यादा टारगेट करता है, ये जो भी इनका क्राइटेरिया है इस चीज़ को फुलफिल करने का, कि सिर्फ लोअर कास्ट को ही बैरक्स के अंदर क्यों रखा है। और इस टाइप का सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ एक बहुत अहम बात बोली कि जो भी डिसिप्लिन मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिजन के अंदर, वो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन की है। आप डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ थी। फर्दर कोर्ट ने ये बोला कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, चाहे वो डिवीजन ऑफ लेबर का हुआ, चाहे वो सेग्रीगेशन ऑफ प्रिजनर्स का हुआ, ये जो भी है वो उनका कोई भी रैशनल नेक्सस नहीं है। जैसे कि हमने हमेशा देखा है कि जब भी कोई रिजर्वेशन का या कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ आता है जो किसी भी कास्ट को या क्लास को डिस्क्रिमिनेट करता है और एक को प्रिविलेज देता है दूसरे को नहीं देता, तो उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रैशनल नेक्सस और कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि हाँ हम ये इसीलिए कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी जो भी क्लासिफिकेशन हो रहा था इसके पीछे कोई रीज़न नहीं मिला और उन्होंने क्लियरली बोला कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। फर्दर जो भी एक तरह का नोशन जो चल रहा था जिसमें बोला गया था कि काफ़ी स्टेट के प्रिजन मैनुअल में कि जो कुकिंग होगी यानी कि जो खाना बनाने का कार्य जो है वो सिर्फ हायर कास्ट को सौंपा जाएगा, तो इसके पीछे भी एक तरह से अनटचेबिलिटी को ये प्रमोट कर रहा है। क्योंकि हम एंशियंट टाइम्स में भी देखते थे कि जो अपर कास्ट होती थी वो कभी भी लोअर कास्ट के हाथ का बना हुआ खाना पसंद नहीं करती थी। तो आज के टाइम में ये चीज़ें लाना, तो ये एक तरह से अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है। उसको हटाने की बजाय ये प्रमोट कर रहा है कि सिर्फ हायर कास्ट ही इसीलिए खाना बनाएंगी क्योंकि प्रिजन में जितनी भी हायर कास्ट हैं ताकि उनको मतलब जो उनका धर्म भ्रष्ट ना हो। जैसे कि एंशियंट टाइम्स में देखा जाता था कि धर्म भ्रष्ट हो जाता था लोगों का, लोअर कास्ट का अगर उन्हें छू ले, टच कर ले या उनकी कोई खाने पीने की चीज़ को हाथ लगा दे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता। तो ये एक तरफ से
बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है और अनटचेबिलिटी को प्रमोट करती है। तो इस चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली प्रोहिबिट किया और बोला कि आर्टिकल 17 का क्लियरली वायलेशन है। फर्दर जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो आर्टिकल 21 का वायलेशन बोला, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होगा तो ये किसी भी इंडिविजुअल की ग्रोथ पे इफेक्ट डालेगा और उसको हिंडर करेगा, तो इसलिए ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस्ट है इस जजमेंट का वो ये है कि आर्टिकल 14, 15, 17, 21 एंड 23 जो कि फोर्स लेबर की बात कर रहा है, एक तरह से तुम लोअर कास्ट को फोर्स कर रहे हो कि तुम यही काम करोगे, तुम सीवेज क्लीनिंग का काम करोगे, तुम टॉयलेट क्लीनिंग का काम करोगे, तो ये फोर्स लेबर हुआ। तो ये सारे जो भी डिस्क्रिमिनेशन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये 14, 15, 17, 21 एंड 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं जो कि रिवाइज करने के लिए बोला है प्रिजन मैनुअल्स को, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया है, और मॉडल प्रिजन मैनुअल को भी करेक्ट करने के लिए बोला है, जिसकी बेस पे वो एड्रेस करें कि क्या डिस्क्रिमिनेशन है और उसको कैसे रिमूव किया जाए। और ये जो मॉडल प्रिजन मैनुअल की डायरेक्शन दी है वो यूनियन गवर्नमेंट को दी है। जैसे मैंने बताया कि यूनियन गवर्नमेंट मॉडल एक्ट पास करती है, जिसके बेस पे स्टेट्स अलग अलग अपने एक्ट बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। फर्दर हैबिचुअल ऑफेंडर्स की जो डेफिनेशन है उसको भी चेंज करने के लिए बोला है, और उसमें बोला है कि ये किसी भी कास्ट को टारगेट नहीं करने चाहिए। फर्दर DLSA और बोर्ड ऑफ विजिटर्स को ऑर्डर दिया है कि वो रेगुलर इंस्पेक्शन करें सभी प्रिजन्स का और देखें कि वहाँ पे कोई भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और एट लास्ट कोर्ट ने स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया है फॉर ब्रॉडर रिव्यू, और जो कि वो 3 मंथ्स के टाइम पीरियड के बाद जो है चीज़ों को दोबारा रिव्यू करेगा। सो इस केस में इतना ही। आई होप आपको जो भी क्लैरिटी है केस की वो क्लियर होगी, और थैंक यू।